तो देखिए इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्शन की। तो कंडक्शन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, कंडक्शन फिनोमिना क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मैंने जैसा कि बताया कि आपको 3 डायमेंशनल इक्वेशन हम लिखेंगे कंडक्शन की, ठीक है। तो जनरल 3 डायमेंशनल कंडक्शन इक्वेशन। अब हमारे पास 3 तरह के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हो सकता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर आपको प्लेन वॉल के लिए इक्वेशन लिखनी है, अगर प्लेन वॉल में जैसे मान लीजिए ये रूम है, इस रूम की सारी वॉल क्या है, प्लेन वॉल है, ठीक है। तो प्लेन वॉल के लिए अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो वो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स वाई जेड में लिखेंगे, ठीक है। अगर अगर पाइप में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, सिलेंड्रिकल पाइप में, तो सिलेंड्रिकल पाइप में हीट ट्रांसफ़र में वो प्लेन सरफेस नहीं होती, वहाँ कर्व सरफेस होती है। तो अगर सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करें तो जो इक्वेशन है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट काम में लेंगे तो वो होगा आर फाई जेड, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हम काम में लेंगे। तो एक डायरेक्शन तो रेडियल होगी, एक होगी एक्सियल डायरेक्शन होगी, ठीक है, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। इसके बाद आता है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आते हैं आपके आर, थीटा और फाई, ठीक है, आर थीटा फाई। तो ये 3 तरह के कोऑर्डिनेट में इक्वेशन लिखेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली जो इक्वेशन है वो प्लेन वॉल के लिए काम आएगी। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाली जो इक्वेशन है वो सिलेंड्रिकल जितनी भी सरफेस है अगर उनमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन काम में लेंगे। और अगर स्फेरिकल सरफेस है, जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या है, स्फेयर है, ठीक है। तो अगर हम स्फेरिकल सरफेस में हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे हम डिफरेंट काइंड ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, कितनी बाउंड्री कंडीशंस होती है, क्योंकि ये जो भी इक्वेशंस आएगी ये सेकंड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगी। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू तो हमारे पास कांस्टेंट आते हैं, है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएंगे। उन कांस्टेंट की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं किससे निकालूंगा, बाउंड्री कंडीशन से, ठीक है। तो देर आर 2 टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन। एक तो इनिशियल बाउंड्री, एक तो इनिशियल कंडीशन होगी, मतलब देर आर 2 कंडीशंस, एक तो होगी इनिशियल कंडीशन और एक होगी बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, हीट फ्लो और करंट फ्लो, इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी होती है, इनके फॉर्मूले में कुछ सिमिलरिटी होती है, तो वो हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से समझेंगे। फिर बात करेंगे हम 1 डायमेंशनल हीट फ्लो की, 1 डायमेंशनल हीट फ्लो थ्रू कंडक्शन, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। अब इसमें भी 2 तरह के केस होते हैं, विद हीट जनरेशन और विदाउट हीट जनरेशन। अगर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ही हीट सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, वो हीट जनरेट कर रहा है, तो ये होगा विद हीट जनरेशन। तो जो भी हीट किसी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आई है, ठीक है, एक तो वो हीट प्लस हीट जो अंदर जनरेट हो रही है वो वाली हीट दोनों मिलकर बाहर जाएगी। तो ये जो कंडीशन है ये होगी विद हीट जनरेशन। जैसे हम इस रूम की बात करें, इस रूम में सन की हीट आ रही है अंदर, ठीक है, तो वो तो हो गई हीट इनफ्लक्स जो अंदर आई है, प्लस यहाँ पर लाइटें जल रही है, पंखे चल रहे हैं या एसी चल रहा है या फिर हेलोजन चल रही है तो उसकी हीट, तो यहाँ पर हीट जनरेशन हो रहा है। तो हीट जनरेशन प्लस बाहर से जो हीट आई है वो दोनों मिलेंगी और फिर बाहर जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये जो केस है जिसमें हम अंदर जो हीट जनरेट हो रही है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये होगा विद हीट जनरेशन। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि इस रूम में कोई हीट जनरेट नहीं हो रही, जितनी हीट बाहर से आ रही है उतनी हीट दूसरी वाल से बाहर निकल जाएगी, तो ये होगा विदाउट हीट जनरेशन। तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और देन हीट कंडक्शन थ्रू कंपोजिट वॉल। अगर वॉल अगर 2 या 3 मटेरियल की बनी होती है, मान लीजिए कि अगर वॉल में 4-5 अलग अलग मटेरियल की लेयर्स हैं तो हर मटेरियल की कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, ठीक है। तो उसके थ्रू जो कंडक्शन होगा वो भी अलग अलग होगा, है ना, ठीक है। तो उन सबका जो रिजल्टेंट है वो हम कैसे निकालेंगे, वो रेजिस्टेंस के थ्रू निकालेंगे। तो वो कंपोजिट वॉल, ठीक है। तो ये जो केस है ये कंपोजिट वॉल का केस है। तो कंपोजिट वॉल में हीट कंडक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और देन क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, यानी किसी पाइप को अगर मुझे इंसुलेट करना है हीट से तो कितनी थिकनेस की मुझे उस पर लेयर चढ़ानी पड़ेगी मिनिमम, वो आती है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन में। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर की जो खास बात है वो है जनरल 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन
इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो हम बात करते हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंडक्शन एनालिसिस का? पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जिस सरफेस के थ्रू, जिस मटेरियल की थिकनेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, किसके थ्रू? कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यानी टेम्परेचर किस तरह से यहाँ चेंज होगा, तो ये हम किससे निकालेंगे? हीट कंडक्शन इक्वेशन से निकालेंगे। तो टू डिटरमाइन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर वेरिएशन विद स्पेस कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर वेरिएशन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। हाँ, सेकेंड, टू मेक कैलकुलेशन फॉर द हीट ट्रांसफ़र। अब इसी कंडक्शन इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि कितनी हीट कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, तो दो हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो गए। पहला टेम्परेचर प्रोफाइल निकालना यानी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, दूसरा हो गया हीट कंडक्शन के थ्रू कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई वो कैलकुलेट करना। तो हमारे पास तीन टाइप की जनरल कंडक्शन इक्वेशन है। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, दूसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में और तीसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। पहला लेते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है एक्स वाई जेड, यानी ये तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक तो एक्स हो गया, एक्स वाई और जेड। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम हीट ट्रांसफ़र की इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? अगर हीट ट्रांसफ़र तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई में भी और जेड डायरेक्शन में भी हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? इसके लिए हम एक कंट्रोल वॉल्यूम लेंगे। कंट्रोल वॉल्यूम मतलब एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। किस तरह का? जिसमें एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन हो, यानी तीनों डायमेंशन हो। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड ले लेंगे। क्यूबॉइड आप ले लें, तो क्यूबॉइड में देखिए लेंथ होती है एक्स डायरेक्शन में, हाइट हो गई वाई डायरेक्शन में और थिकनेस हो गई जेड डायरेक्शन में। तो एक क्यूबॉइड हम ले लेते हैं। तो क्यूबॉइड क्या है? एक तरह से प्लेन वॉल ले लो आप, जैसे आपके रूम की वॉल है, तो रूम की वॉल में भी तीन डायमेंशन होती है, लेंथ होती है, हाइट होती है और थिकनेस होती है ना। तो ये क्यूबॉइड हो गया एक तरह से। तो हम ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे जिसमें तीन डायमेंशन हो। एक को एक्स ले लेंगे, एक को वाई ले लेंगे और एक को जेड ले लेंगे, और हम मान के चलेंगे कि तीनों डायरेक्शन से हीट फ्लो हो रहा है, एक्स से भी, वाई से भी और जेड से भी। इसका मतलब है तीनों डायरेक्शन हीट ट्रांसफ़र के लिए ओपन है। अगर हम इंसुलेट करते जाएंगे तो देखो हीट ट्रांसफ़र का जो डायमेंशन है कम होता जाएगा। अगर आपने जेड डायमेंशन को इंसुलेट कर दिया, यानी जेड सरफेस को आपने इंसुलेट कर दिया ताकि जेड डायरेक्शन में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो, तो फिर आपके टू डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। अगर आपने वाई और जेड को इंसुलेट कर दिया तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन से हीट ट्रांसफ़र होगा, है ना, तो वो सिंगल डायमेंशन में हीट इक्वेशन हो जाएगी। तो अभी हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या होगी? तीनों कोऑर्डिनेट में होगी, एक्स वाई और जेड में। तीनों को हम लेंगे, यहाँ पर तीनों को कंसिडर करेंगे। तो कंसिडर फ्लो ऑफ हीट थ्रू एन इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम। इन्फाइनेटेसिमल का मतलब, वॉल्यूम का मतलब है बहुत छोटा वॉल्यूम हमने लिया है। ठीक है, उस छोटे वॉल्यूम के लिए हम हीट ट्रांसफ़र की इक्वेशन लिखेंगे तीनों कोऑर्डिनेट्स में। ओरिएंटेड इन अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मटेरियल इज नॉन आइसोट्रोपिक। मटेरियल को हमने क्या माना है? नॉन आइसोट्रोपिक माना है। नॉन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? देखिए ये इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम है, क्यूबॉइड हमने लिया है। क्यूबॉइड में देखिए इसकी जो ये तो लेंथ हो गई, तो लेंथ को तो हमने ले लिया है dx। ये देखिए ये हो गई इसकी हाइट, इसको मैंने ले लिया y, ये y डायरेक्शन में है, और ये जो थिकनेस है इसको मैंने ले लिया z। तो एक तरह से ये जो इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम है ये तीनों डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन है x, y और z में। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 हर डायरेक्शन में हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसको एनर्जी कंजर्वेशन से हम इसको मिला देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? सबसे मैं बात कर रहा हूँ कि मटेरियल नॉन आइसोट्रोपिक मैंने लिया है। नॉन आइसोट्रोपिक का मतलब है, आइसोट्रोपिक मटेरियल वो होता है जिसमें थर्मल प्रॉपर्टीज़, जो मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती,
आइसोट्रोपिक में। यहाँ नॉन आइसोट्रोपिक है। नॉन आइसोट्रोपिक का मतलब है हर डायरेक्शन में थर्मल जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पर कंडक्शन में जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी हर डायरेक्शन में हम अलग अलग लेंगे। तो मैंने ले लिया, देखो के एक्स अलग लेंगे, के एक्स वाई अलग लेंगे और के जेड। के एक्स के वाई के जेड तीनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि के एक्स अलग लेंगे, एक्स डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी हम के एक्स मान लेंगे, वाई डायरेक्शन में के वाई मान लेंगे और जेड डायरेक्शन में के जेड मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल है तो थर्मल कंडक्टिविटी वेरीज विद द डायरेक्शन। ठीक है, साइड्स ऑफ वॉल्यूम आर डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हमने ले लिया। ये देखिए, ये साइड इसकी ले ली, लेंथ तो हमने ले ली डी एक्स, इसकी हाइट ले ली हमने डी वाई और ब्रिथ या फिर हम कहें थिकनेस हमने ले ली इसकी डी जेड। तो इसका जो वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो गया स्टूडेंट? क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रिथ इनटू हाइट, या फिर हम कहें लेंथ इनटू थिकनेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये हो गया डी एक्स डी वाई और डी जेड, इसका वॉल्यूम हो गया, है ना। लेट टेम्परेचर एट लेफ्ट फेस इज टी। लेफ्ट फेस पे टेम्परेचर हमने टी मान लिया, यहाँ पर हमने टी टेम्परेचर माना है। ठीक है, अभी एक्स डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर मान लिया टी, मान लीजिए ये मैंने सरफेस ले ली, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर मान लिया टी। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है ये पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा इस पूरी सरफेस पर। तो इसके पैरेलल सरफेस है ये वाली, तो इस सरफेस पर टेम्परेचर कितना होगा? तो अगर मैं यहाँ पर टी मान लेता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा? यहाँ होगा देखिए टी प्लस, क्योंकि दोनों सरफेस का टेम्परेचर सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? क्योंकि जब इनके बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब इसका और इसका टेम्परेचर क्या है? अलग अलग है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर है वो एक्स डायरेक्शन के साथ चेंज हो रहा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा टी बाय डेल एक्स। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मान लिया मैंने। या फिर हम कहें टेम्परेचर ग्रेडियंट ले लिया मैंने। ठीक है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, हमने पढ़ा भी है कंडक्शन इक्वेशन में। इसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट ले लें। एक्स डायरेक्शन में है ये, अगर वाई डायरेक्शन में लिखेंगे तो वो अलग होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? यहाँ होगा टी प्लस डेल टी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर ये हो जाएगा। कैसे आया ये देखिए, इसको मैं आगे लिख देता हूँ। तो इस सरफेस पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? टी प्लस डेल टी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरह से ये हो गया डेल्टा टी। तो यहाँ टेम्परेचर मैंने मान लिया टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, अब ये डेल्टा टी प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, इट डजेंट मैटर, ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। डेल्टा टी की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? टी प्लस, यहाँ टेम्परेचर टी है तो यहाँ होगा टी प्लस चेंज इन टेम्परेचर ग्रेडियंट इनटू टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है? डेल टी बाय डेल एक्स, और टोटल डिस्टेंस कितनी है? डी एक्स। ठीक है, तो डेल टी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका हो जाएगा टेम्परेचर एट अदर एंड। ठीक है, तो ये अदर एंड पे टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ टेम्परेचर हो गया टी, यहाँ हो गया टी प्लस डेल टी बाय डेल एक्स इंटू
dx। ये टेम्परेचर प्रोफाइल हमारे पास आ गई है। ये देखिए, है ना। तो ये हमारे पास दूसरी फेस पे इतना टेम्परेचर हो जाएगा। ये तो हमने x डायरेक्शन में लिया है। अगर हम y डायरेक्शन में लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल टी बाई डेल वाई इंटू डी वाई, और अगर जेड में लेंगे तो टी प्लस डेल टी बाई डेल जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं। देखिए, नाउ द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कैन बी सेटअप बाय फोरियर इक्वेशन। सब जगह फोरियर इक्वेशन काम में आएगी क्योंकि हम कंडक्शन के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिडर फ्लो इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में हम फ्लो को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हीट इनफ्लक्स। हीट इनफ्लक्स क्या होगा, हीट इनफ्लक्स होगा क्यू एक्स इज इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन ले लिया, देखिए एक्स डायरेक्शन में हीट फ्लो यहाँ से होगा, तो यहाँ से हीट अंदर आ रही है, ठीक है, और यहाँ से हीट बाहर जा रही है, यहाँ से हीट बाहर जा रही है। तो देखिए अंदर आने वाली हीट तो मैंने ले ली क्यू एक्स। देखिए अंदर आने वाली हीट तो मैंने ले ली क्यू एक्स, और बाहर जाने वाली ले ली मैंने क्यू एक्स प्लस डी एक्स। तो ये तो हो जाएगा हीट इनफ्लक्स, और ये हो जाएगा हीट एफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब है अंदर आने वाली हीट, और एफ्लक्स का मतलब है बाहर जाने वाली हीट, ठीक है। तो देखिए हीट इनफ्लक्स, जो हीट अंदर आ रही है उसको हम कैसे लिखेंगे, थ्रू फोरियर लॉ माइनस के डी टी बाई डी एक्स, ये हमारा फोरियर लॉ होता है, ठीक है। अगर हम टाइम का भी लें इसमें तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टाइम। तो ये जो हीट फ्लो होता है ये पर यूनिट टाइम होता है, इसको आप डी टी टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए हीट फ्लो क्या हो गया, हीट इनफ्लक्स। एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने ले लिया के की जगह के एक्स, क्योंकि मैंने कहा है कि डायरेक्शन के साथ यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होएगी, इसलिए हमने एक्स डायरेक्शन में के एक्स ले ली। एरिया, अब कौन सा एरिया काम में आ रहा है, देखिए कौन सा एरिया काम में आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इस एरिया की डायमेंशन क्या क्या है, देखिए ये तो है डी वाई और ये है डी जेड, ठीक है, और ये वाली हमारे पास है डी एक्स। तो इस सरफेस का एरिया कितना हो गया, डी वाई इंटू डी जेड। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एरिया की जगह डी वाई इंटू डी जेड, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, डेल टी बाई डेल एक्स, ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डी टी। तो ये देखिए ये आ गया हीट इनफ्लक्स। हाँ देखिए, ड्यूरिंग सेम इंटरवल द हीट फ्लो आउट द राइट फेस ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। अब इसी टाइम में हीट बाहर भी जा रही है। मैंने कहा था आपसे कि एनर्जी कंजर्वेशन होगा, जितनी हीट अंदर जाएगी उतनी बाहर चली जाएगी सेम टाइम में। तो यहाँ देखिए जितनी ये अगर हीट इधर आ रही है, स्टडी स्टेट में तो ये होता है कि जितनी हीट अंदर आती है उतनी बाहर चली जाती है, लेकिन यहाँ हम स्टडी हीट नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अनस्टडी हीट है, यानी कुछ अमाउंट ऑफ हीट अंदर आएगा, ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर जाएगा सेम टाइम में। तो क्यू एक्स अमाउंट ऑफ हीट तो अंदर आ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हीट बाहर जा रहा है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि अंदर कुछ हीट सोर्स रखा हुआ है। हीट सोर्स रखा हुआ है तो कुछ हीट अंदर जनरेट हो रही है, वो हीट क्यू एक्स से मिलकर बाहर जाएगी, तो कितनी जाएगी हमें पता नहीं है। तो हीट एफ्लक्स इसलिए हमने मान लिया क्यू एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। तो हीट एफ्लक्स की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, हो जाएगा क्यू एक्स प्लस डी एक्स, क्योंकि डी एक्स डिस्टेंस पर ही दूसरी फेस है जहाँ से हीट बाहर निकल रही है, हाँ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट क्यू एक्स प्लस चेंज इन हीट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक्स, ये हो जाएगा चेंज इन हीट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक्स
इनटू टोटल डिस्टेंस। ये इस तरह से हम लिखेंगे, चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होगा चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस भी ले लें इसमें, टाइम तो हमेशा आएगा ही सही, ठीक है, टाइम के साथ तो हमेशा चेंज ही हो रहा है, डिस्टेंस भी हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये आ गया क्यू एक्स प्लस चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इनटू टोटल डिस्टेंस। ओके, ये हमारे पास आ गया। तो ये हो गया हीट इनफ्लक्स और ये हो गया हीट एफ्लक्स, ठीक है। अब देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ हीट इन एक्स डायरेक्शन इन द कंट्रोल वॉल्यूम। एक्यूमुलेशन मतलब चेंज इन हीट। चेंज इन हीट कैसे निकालेंगे, कितनी हीट बाहर गई कितनी हीट अंदर आई, उनका डिफरेंस। अगर बराबर हीट अंदर और बाहर जाती है तो टोटल एक्यूमुलेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन अभी हमें यहाँ पता नहीं है कि कितनी हीट अंदर जा रही है और कितनी बाहर जा रही है, ठीक है। यानी जितनी हीट अंदर आ रही है उससे ज़्यादा बाहर जा रही है या कम जा रही है हमें पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि कुछ हीट अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाती है। तो मान लीजिए अगर 100 वाट अंदर आ रही है और 25 वाट अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, तो बाहर कितनी जाएगी 75, ठीक है। तो हम ये जैसे मान लीजिए कि 100 वाट अंदर आ रही है, 75 बाहर जा रही है, तो कितनी एक्यूमुलेट हुई 100 माइनस 75, ठीक है, यानी 25 हो गया। तो हीट इनफ्लक्स माइनस हीट फ्लक्स, जितनी हीट अंदर जा रही है उसमें से जितनी बाहर जा रही है वो आप माइनस कर दो, तो ये टोटल एक्यूमुलेशन ऑफ हीट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्यू एक्स तो हो गया हीट इनफ्लक्स, और क्यू एक्स प्लस डी एक्स ये हमारे पास हो गया हीट एफ्लक्स। अब आप क्यू एक्स तो हो ही गया, क्यू एक्स प्लस डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, जो अभी हमने चेंज निकाला है। क्यू एक्स प्लस डी एक्स क्या आया, क्यू एक्स प्लस डेल बाय डेल एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स, ये चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इनटू टोटल डिस्टेंस। अब इनको हम करेंगे तो देखिए ये क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा माइनस डेल बाय डेल एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब क्यू एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर वो फोरियर लॉ जो हमने लगाया है एक्स डायरेक्शन में, उससे हम क्यू एक्स की वैल्यू रख देंगे। ये देखिए ये क्यू एक्स की वैल्यू है, ये हमने यहाँ पर रख दी, तो माइनस क्यू एक्स इजिकल टू हो जाएगा माइनस के एक्स डी वाई डी जेड, ये एरिया हो गया, माइनस के ए डेल टी बाय डेल एक्स इंटू टाइम डी टी टाइम में, है ना। तो यहाँ क्यू एक्स की वैल्यू मैंने ये रख दी है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे स्टूडेंट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमारे पास बचेगा देखिए डेल बाय डेल एक्स के एक्स डेल्टा टी बाय डेल एक्स, डी वाई डी जेड और डी टी ये तीनों बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वो किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में है। तो डी वाई और डी जेड क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, इनको हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए डी वाई डी जेड और डी टी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, है ना। अच्छा डी एक्स डी वाई डी जेड जो है ये वॉल्यूम है किसका, जो भी आपने जो क्यूबॉइड माना है उसका वॉल्यूम है ये, है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा डी वी। तो ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में चेंज इन हीट आ गया, या फिर हम कहें एक्यूमुलेशन ऑफ हीट आ गया। इसमें के एक्स जो है वो मैंने बाहर नहीं लिया है, क्योंकि के एक्स के साथ वेरी हो रहा है। इन आइसोट्रोपिक मटेरियल है, नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी एक्स के साथ वेरी होगी, इसलिए हमने इसको अंदर ही रखा है, तो ये डिफ्रेंशिएशन के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, हाँ। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे वाई और जेड के लिए लिख देंगे। तो यहाँ देखिए, तो पहला जो है ये क्यू एक्स ये तो अंदर आ रहा है, और क्यू एक्स प्लस डी एक्स बाहर जा रहा है, ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन में। इस तरह से क्यू वाई देखिए इस फेस से, ये वाली फेस मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ आप, ताकि डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे इसको। ये वाली इससे ये अंदर जा रहा है और इससे बाहर आ रहा है, तो ये तो हो गया यहाँ पर क्यू वाई, और ये हो गया क्यू वाई प्लस डी वाई।
तो ये वाई डायरेक्शन में हीट इनफ्लक्स है और ये वाई डायरेक्शन में एफ्लक्स है। ओके, इसी तरह से जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे स्टूडेंट, जेड डायरेक्शन के लिए ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला। तो इस फेस से हीट अंदर जाएगी और इसके अपोजिट फेस उससे बाहर चली जाएगी। तो इससे जो अंदर जाएगी वो तो है क्यू जेड, ठीक है, और बाहर जाएगी, जैसे ये क्यू जेड ये ले लिया, ठीक है, ये क्यू जेड इस फेस से अंदर आ रही है और इस फेस से बाहर निकल जाएगी। आप यूँ भी कर सकते हैं, इससे अंदर जाएगी और उससे बाहर निकल जाएगी। ओके, तो देखिए वाई डायरेक्शन के लिए सिमिलरली हीट एक्यूमुलेशन इन वाई और जेड डायरेक्शन विल बी। अब देखिए वाई और जेड के लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से वापस वाई के लिए कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन के लिए, और इसी तरह से हम इसमें जेड डायरेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा वाई और जेड का। तो वाई और जेड का हम सिमिलरली लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि आप यहाँ हमने डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में किया है, जब आप y की बात करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम y में चेंज कर देंगे, जहाँ भी x है आप उसको y कर दो तो ये इक्वेशन y के लिए बन जाएगी। वॉल्यूम सेम रहेगा, dt सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ देखिए y के लिए जैसा कि मैंने बताया, हम ये वाला वॉल्यूम लेंगे, ये वाली सरफेस लेंगे। देखिए इस सरफेस से देखिए इस सरफेस से हीट अंदर जाएगी, ये तो हो गया इनफ्लक्स, और इससे बाहर चली जाएगी, ये हो गया एफ्लक्स। तो ये तो क्या हीट इनफ्लक्स इन वाई डायरेक्शन, और ये हो गया हीट एफ्लक्स इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह से आप क्यू वाई माइनस क्यू वाई प्लस डी वाई करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी। तो आप जो x की जो इक्वेशन हमने लिखी है, इसी में x की जगह आप y कर दो तो ये y के लिए बन जाएगी इक्वेशन। तो ये देखिए ये y के लिए बन जाएगी, और इसी तरह से x की जगह आप z कर दें तो ये z के लिए बन जाएगी। तो यहाँ पर ही चेंज आएगा, इसमें सिर्फ यहाँ चेंज आएगा, यहाँ पर x था, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ z हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तीनों डायरेक्शन में हमारे पास हीट एक्यूमुलेशन आ गया, ठीक है। ये y डायरेक्शन हो गई। इस तरह से हम z की बात करें स्टूडेंट, तो z डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। देखिए इससे मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, इससे आपको ये तो y डायरेक्शन का हो गया, ये तो आपको समझ में आ ही गया है स्टूडेंट। z डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। देखिए हीट यहाँ से जाएगी क्यू जेड, ये तो हीट इनफ्लक्स हो गया और इससे बाहर चली जाएगी, ये हो गया हीट एफ्लक्स। अच्छा एरिया क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए ये dx है और ये dy है, ठीक है, और ये dz है। ठीक है, तो यहाँ कितना एरिया हो जाएगा, dx इंटू dy हो जाएगा। ओके, तो जब आप इसके लिए एरिया लिखेंगे तो ये हो जाएगा dy इंटू डी जेड। जब आप y के लिए एरिया लिखेंगे तो वो हो जाएगा dx इंटू डी जेड, और जब आप z के लिए एरिया लिखेंगे तो वो हो जाएगा dx इंटू डी वाई। अगर सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे
फॉलो करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी y और z के अंदर। तो टोटल हीट एक्यूमुलेशन कितना हो गया, यानी हीट स्टोर्ड कितनी हो गई एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन की वजह से तो इतनी हीट एक्यूमुलेट हुई, y के कारण इतनी एक्यूमुलेट हुई और z के कारण इतनी हीट एक्यूमुलेट हुई। तीनों का आप ऐड कर दें तो टोटल हीट एक्यूमुलेटेड ही आ गई। देखिए तीनों में dv इंटू dt कॉमन आ रहा है, वो मैंने बाहर ले लिया और रेस्ट जो टर्म्स बचती है वो मैंने यहाँ रख दी। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। टोटल हीट एक्यूमुलेटेड ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र ये इतनी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देयर में बी अ हीट सोर्स इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। तो मैंने कहा जैसा कि अगर मान लीजिए रूम के अंदर ऐसा हीट सोर्स रखा हुआ है जो कि हीट लिबरेट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके फ़ैन चल रहा है, फ़ैन से हीट निकलती है, अगर अंदर ह्यूमन बीइंग है तो उनकी हीट निकलती है, अगर आपके कोई गीज़र रखा हुआ है अंदर या हीटर चल रहा है, लाइट्स चल रही है, न्यूक्लियर रिएक्टर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है, उन सब के कारण हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो देयर में बी अ हीट सोर्स इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। तो अगर इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम अगर हीट सोर्स रखा हुआ है तो वो कितनी हीट जनरेट कर रहा है वो भी हमें यहाँ निकालना पड़ेगा, है ना। इफ़ देयर में बी अ हीट सोर्स इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, अब वो क्या क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण जो हीट जनरेट होती है वो हम ले लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो हीट जनरेट होती है वो हम ले लेंगे क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं उसके कारण हीट जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर के कारण जो हीट जनरेट होती है, या ओमिक हीटिंग ऑफ द मटेरियल के कारण। ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मान लिया हमने इनमें से कोई भी एक, तो उसके कारण क्या होगी, हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो अब वो कितनी हीट जनरेट करेगा, मान लीजिए कि Qg पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, इतनी हीट मान लीजिए वो जनरेट कर रहा है। इफ़ हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज Qg, ठीक है, देन टोटल हीट जनरेटेड कितनी हो जाएगी, Qg इंटू टोटल वॉल्यूम, क्योंकि ये पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको मैं अगर टोटल वॉल्यूम टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल हीट आ जाएगी। तो Qg इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू टोटल टाइम कर दिया। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, dV के बराबर पूरे उसका वॉल्यूम, है ना, पूरे जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम ले लिया हमने dV, और ये हो जाएगा dt, ये टोटल टाइम हमने ले लिया क्योंकि इसी टाइम में हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो वही टाइम हमने लेना पड़ेगा, है ना। सबके लिए हम टाइम सेम लेंगे क्योंकि सेम टाइम के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सेम टाइम डिफरेंस के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ भी टाइम क्या होगा, dt होगा। तो टोटल वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम dV, और टोटल टाइम हो गया dt। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, टोटल हीट इतनी जनरेट हो रही है अंदर। ठीक है, अब देखिए टोटल हीट एक्यूमुलेटेड जो कि बाहर से आ रही है, जो कि एक्यूमुलेट हो रही है अंदर, प्लस ये जो हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों मिलकर हीट कैपेसिटी को चेंज कर देंगे। इसकी जो मटेरियल की जो हीट कैपेसिटी है ना, इस कंट्रोल वॉल्यूम के जो मटेरियल की हीट कैपेसिटी है उसको ये चेंज कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड इन द लैटिस ड्यू टू हीट फ्लो। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया dq, एंड हीट जनरेटेड ये हो गया हमारे पास Qg, टुगेदर इंक्रीज द थर्मल एनर्जी ऑफ द लैटिस। तो ये लैटिस की थर्मल एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे। जो हीट एक्यूमुलेट हो रही है वॉल्यूम में, जो हीट जनरेट हो रही है वॉल्यूम में, वो दोनों मिलकर इस लैटिस की, है ना, इस कंट्रोल वॉल्यूम की थर्मल एनर्जी को इंक्रीज़ कर देंगे। और थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने के कारण उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण उनकी हीट कैपेसिटी में चेंज आएगा। किस तरह से आएगा, दिस इंक्रीज इन द थर्मल एनर्जी इंटीग्रेट बाय द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कैपेसिटी। उसकी हीट कैपेसिटी की रेट चेंज हो जाएगी। और किस तरह से चेंज होगी, इसको कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, तो इनमें जो थर्मल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कैपेसिटी। तो देखिए हीट कैपेसिटी क्या होती है, m इंटू सी, यही हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, ये देखिए ये इस तरह से लिखेंगे इसको, m
सी डेल्टा टी बाई डेल टी, ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कैपेसिटी इनटू टोटल टाइम डी टी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो ये डी टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। हाँ, तो ये इस तरह से हम चेंज इन हीट कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो ये हीट कैपेसिटी चेंज हो गया। तो देखिए, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड प्लस टोटल हीट जनरेटेड दोनों मिलकर क्या करेंगे, चेंज इन हीट कैपेसिटी। और चेंज इन हीट कैपेसिटी को हम कैसे लिखेंगे, एम सी, ये तो हीट कैपेसिटी हो गई, डेल टी बाई डेल टी चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू टोटल टाइम, ये आपके हो जाएगा। अब आप सारी इक्वेशन रख दो। ये तो हमारी इक्वेशन 1 थी, वो हमने रख दी, ये इक्वेशन 2 थी, वो हमने रख दी, और ये इक्वेशन 3 है। हाँ, यहाँ जो एम है मास, मास को मैंने लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो कितना है dV, और डेंसिटी कितनी है रो, मटेरियल डेंसिटी हमने रो मान ली, तो dV इंटू रो हो गया है। तो m को मैंने dV इंटू रो कर दिया। अब आप देखिए dV और t dt ये तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, इसको हम ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू होती है, ये अगर आप बताएं तो ये होती है इसकी सिंबल, ये होता है स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने ये लिख दिया ग्रेडियंट, इसको लिख दिया k, और इसको लिख दिया ग्रेडियंट t। तो ये पूरे को मैं लिख सकता हूँ ग्रेडियंट k ग्रेडियंट t शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और प्लस QG हीट जनरेटेड, और ये रो सी डेल टी बाई डेल टी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, इसको मैंने ग्रेडियंट लिख दिया। फिर के तीनों में आ रहा है, ओके हो गया, और डेल टी बाई डेल एक्स, डेल टी बाई डेल वाई, और डेल टी बाई डेल जेड, इसको मैंने ले लिया डेल्टा टी। ये देखिए, इसको मैंने लिख दिया ये। ऐसे, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर द, ये आपके आ गई जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें। ठीक है, तो दिस इज द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल, क्योंकि तीनों डायमेंशन आ रही है x, y और z। अनस्टडी स्टेट, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट है इसलिए अनस्टडी स्टेट है ना। विद हीट जनरेशन, क्योंकि हमने हीट जनरेशन को भी इसमें लिया है। तो एक ये क्या हो गई, एक तो जनरल इक्वेशन हो गई, जो कि सभी केसेस में ये क्या होगी, वैलिड होगी। चाहे आप अनस्टडी का केस लें, चाहे आप 3 डायमेंशनल का केस लें, चाहे आप हीट जनरेशन का केस लें। तो हीट जनरेशन अगर है तो QG ले लेंगे, हीट जनरेशन नहीं है तो QG को आप 0 कर देंगे, है ना। इन नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए भी है ये, क्योंकि हमने KX, KY और KZ वो अलग अलग लिए हैं, क्योंकि मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, यानी मटेरियल हमने क्या माना है, नॉन आइसोट्रोपिक। तो ये जनरल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये सभी केसेस में ये वैलिड है। अब आप स्पेशल कंडीशन से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से हम इसमें स्पेशल कंडीशंस लागू करते हैं, देखिए। पहली स्पेशल कंडीशन क्या है हमारी, इफ़ मटेरियल इज आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। मटेरियल अगर आइसोट्रोपिक है और होमोजीनियस है, इसका मतलब है मटेरियल प्योर है, एक ही मटेरियल से बना हुआ है, और उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है वो टाइम डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं हो रही है। डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब KX इजिकल टू KY इजिकल टू KZ इजिकल टू K। इसका मतलब KX, KY और KZ ये डायरेक्शन के साथ वेरी नहीं होंगे,
इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सिंगल कांस्टेंट रहेगी। तो चाहे आप एक्स में जाए, चाहे वाई डायरेक्शन में जाए, चाहे जेड डायरेक्शन में जाए, थर्मल कंडक्टिविटी सेम रहेगी। तो इसको मैंने के मान लिया, ठीक है। तो अगर के एक्स के वाई के जेड को हमने अगर बराबर मान लिया, यानी प्रॉपर्टी वेरी नहीं हो रही, तो अब ये क्या होगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ सब में से के एक्स के वाई के जेड ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो के एक्स बराबर के रख दो, के वाई बराबर के रख दो, के जेड बराबर भी के रख दो, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए, के एक्स की जगह के कर दिया, के वाई की जगह के कर दिया, के जेड की जगह भी मैंने के कर दिया। अब ये कांस्टेंट है तो ये पूरी इक्वेशन से बाहर आ जाएगा। ये देखिए पूरा इक्वेशन से बाहर आएगा। जब के बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, के बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, डेल टू टी बाय डेल एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डेल टू टी बाय डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डेल टू टी बाय डेल वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डेल टू टी बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी, और ये एज इट इज आ जाएगा, है ना। अब इस के को मैंने डिवाइड कर दिया, के से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा, यहाँ से के गायब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्यू जी बाई के, और यहाँ हो जाएगा रो सी बाई के। तो के से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो ये रो सी बाई के आया है, इसमें के बाई जो रो सी है, ये एक टर्म होती है स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो ये भी प्रॉपर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। क्योंकि देखिए तीनों मटेरियल की प्रॉपर्टी है, के थर्मल कंडक्टिविटी है, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रो डेंसिटी है, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सी हीट स्पेसिफिक हीट है, सी ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो तीनों ही मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो इन तीनों के जो रेशो से जो आ रहा है वो भी क्या होगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। तो ये होगा थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो के बाय रो सी को हम क्या लिख देंगे, अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा। ये जो रो सी बाई के है इसको 1/अल्फ़ा कर देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। जो है डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये जो है इसको मैं लिख देता हूँ ये ग्रेडियंट स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको मैंने ग्रेडियंट स्क्वायर लिख दिया। तो अगर यहाँ पर टी है, मान लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर इन तीनों में से आप टी बार ले लें तो ये बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये तो क्या है, ये ग्रेडियंट स्क्वायर हो गया और ये टी हो गया। तो इस तरह से मैं इस टर्म को ग्रेडियंट स्क्वायर टी में लिख सकता हूँ। ये जो सिंबल है स्टूडेंट, ये ग्रेड कहलाता है स्टूडेंट, ग्रेड कहते हैं इसको, ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। तो स्मॉल में हम इसको ग्रेड कहते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ग्रेडियंट स्क्वायर टी प्लस क्यू जी बाई के 1/अल्फ़ा डेल टी बाई डेल टी। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे ध्यान रखें, अदरवाइज आप इस इक्वेशन को ध्यान रखें, ठीक है। सिंपल इक्वेशन है, तीनों जो एक्सिस हैं उनका टाइम के साथ डबल डिफ्रेंशिएशन है, प्लस क्यू जी बाई के प्लस 1/अल्फ़ा डेल टी बाई टी, डेल टी बाई डेल टी। तो ये स्मॉल टी जो है इसको मैंने टाइम लिया है, कैपिटल टी को मैंने टेम्परेचर से लिया है। This equation governs the temperature distribution under unsteady state heat flow through a homogeneous and isotropic material. तो isotropic material के लिए ये इक्वेशन होगी, ओके। अगर आइसोट्रोपिक नहीं है तो ये इक्वेशन होगी। तो जनरली हम आइसोट्रोपिक इक्वेशन ही काम में लेते हैं। हम थर्मल प्रॉपर्टी तो हम कांस्टेंट मान के ही चलते हैं अंदर, इसलिए आप इस इक्वेशन को ध्यान रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर आपको 3 डायमेंशनल हीट फ्लो के लिए कैलकुलेशन करनी है तो हम इस इक्वेशन को काम में लेंगे।
आपके बीटेक के जो सिलेबस है उसमें सिंगल डायमेंशनल हीट इक्वेशन ही है, यानी आपको वन डायमेंशनल प्रॉब्लम ही सॉल्व करने को मिलेगी। थ्री डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको आगे की क्लासेस में जैसे एमटेक वगैरह में आपको वो आपके सिलेबस में वो आएगी। तो यहाँ पर तो आपको वह क्वेश्चन जो करने हैं, न्यूमेरिकल्स जो करने हैं वो वन डायमेंशन पे ही करने हैं, लेकिन आपको ये जो इक्वेशन है ये ड्राइव करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछी जाती है स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की इक्वेशन और एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ज़्यादातर ये इक्वेशंस पूछी जाती है, कभी कभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी पूछी जाती है, तो उसको भी आप, अगर ये दो इक्वेशन आपको करना आ गई, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्पेशल कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ़ स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र। तो स्टडी स्टेट की मैंने बात की थी स्टूडेंट, स्टडी स्टेट क्या होता है, टाइम के साथ कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, तो डेल टी बाय डेल टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। देयर विल बी नो चेंज ऑफ एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर टाइम के साथ कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो टी अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन टाइम के साथ क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब है कि टी यानी टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो हीट फ्लो एनर्जी बिकम्स डेल टी बाय डेल टी वाली जो टर्म है हमारे स्टूडेंट, ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा है, इसको हम जीरो कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बची है ये वाली। तो ये जो टर्म थी ये क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, तो हमारे पास ये बचा है बस। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं, इसको हम पॉइजन्स इक्वेशन कहते हैं। तो ये आप नाम ध्यान रखिए, दिस इज कॉल्ड पॉइजन्स इक्वेशन। तो अगर स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र है तो उसको हम कहेंगे पॉइजन्स इक्वेशन। दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, अनस्टडी स्टेट है विद नो इंटरनल हीट जनरेशन। तो इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, इसका मतलब है क्यू जी क्या है, ज़ीरो, क्यू जी ज़ीरो है। तो जनरल कंडक्शन जो इक्वेशन थी उसमें आप क्यू जी इजिकल टू ज़ीरो कर दो। ठीक है, तो क्यू जी ज़ीरो कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र है, अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र है, इसका मतलब टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये जीरो नहीं होगा। वो जो प्लस क्यू जी बाई के था इक्वेशन में, देखिए इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो नहीं होगा क्योंकि अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र है, और ये ऑलरेडी ऐसा कैसे रहेगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास। ठीक है, इसमें हमने क्यू जी बाई के जो है उसको क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, क्योंकि नो इंटरनल हीट जनरेशन है। इस इक्वेशन को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखिए ये तो हो जाएगा, इसको तो हमने ग्रेडियंट स्क्वायर टी कर दिया, इजिकल टू 1 अल्फा डेल्टा टी बाई डेल टी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन गई। ठीक है, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड फूरियर इक्वेशन, इसको हम फूरियर इक्वेशन भी कहते हैं। तो विदाउट हीट जनरेशन जो इक्वेशन होती है दैट इज कॉल्ड फूरियर इक्वेशन। थर्ड कंडीशन लेते हैं, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र विद नो हीट जनरेशन, हीट जनरेशन भी नहीं है और स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र भी है। तो देखिए डेल टी बाय डेल टी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र है, और हीट जनरेशन नहीं है तो क्यू जी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म ज़ीरो हो गई, क्यू जी बाई के भी ज़ीरो हो गया, और 1 अल्फा डेल टी बाय डेल टी ये भी ज़ीरो हो गया। तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा हमारे पास। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, ये दिस इज कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन, इसको हम लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। तो आप कंडीशन ध्यान रखें और किस साइंटिस्ट ने ये कंडीशन दी थी वो आप ध्यान रखें।
इसके बाद आता है नेक्स्ट, इफ हीट स्टडी स्टेट हीट फ्लो विदाउट हीट जनरेशन इन वन डायमेंशनल हीट फ्लो। इसी के क्वेश्चन हम करेंगे हमारे कोर्स में, यही है स्टूडेंट, स्टडी स्टेट हीट फ्लो विद जनरेशन विदाउट जनरेशन दोनों हैं, बट वन डायमेंशनल फ्लो ही आपके कोर्स में है ना। तो देखिए क्या क्या होगा, अगर स्टडी स्टेट हीट फ्लो की बात करें तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, विदाउट हीट जनरेशन की बात करें तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, वन डायमेंशनल फ्लो की बात करें तो आप ये वाली टर्म जीरो कर दें, ये दोनों टर्म भी हम जीरो कर देंगे। तो देखिए सब जीरो कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा d2t/dx² बराबर ज़ीरो, सिर्फ हमारे पास ये बचेगा, k भी जीरो में चला जाएगा, ठीक है, k भी जब आप यहाँ से हटाएंगे तो ये जीरो में चला जाएगा। हाँ, तो इसमें देखिए स्टडी स्टेट है तो ये जीरो, विदाउट हीट जनरेशन है तो ये भी जीरो, और वन डायमेंशनल है तो y और z कोऑर्डिनेट वाले सब जीरो हो जाएंगे, तो इसको भी हटा देंगे, मतलब नेगलेक्ट कर देंगे इनको, y नेगलेक्ट z नेगलेक्ट, तो हमारे पास क्या बचेगा, del2t/del x² इजिकल टू ज़ीरो, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास ये बचेगा, ये हमारे पास आ गई वन डायमेंशनल हीट फ्लो की इक्वेशन, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम काम में लेते हैं जब हीट कंडक्शन, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम वहाँ काम में लेंगे जब हमें हीट फ्लो थ्रू द प्लेन वॉल कंसीडर करना है। तो अगर आप प्लेन वॉल के केस में हीट ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो वहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इक्वेशन को काम में लेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि जहाँ भी प्लेन वॉल का क्वेश्चन आता है, प्लेन वॉल का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की इक्वेशन को काम में लेते हैं, एक्स वाई जेड की इक्वेशन को। अगर सिंगल डायमेंशनल फ्लो है, इसका मतलब वाई और जेड डायरेक्शन को मैंने क्या कर रखा है, इंसुलेट कर रखा है, यानी वाई फेस को और जेड फेस को मैंने क्या कर रखा है, इंसुलेट कर रखा है। तो ये देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इंसुलेटर लगा हुआ है स्टूडेंट, इंसुलेशन कर रखा है इस फेस को, इस फेस को भी इंसुलेशन कर रखा है, ये जो येलो कलर की फेस है मैंने इसको भी इंसुलेट कर रखा है। ओनली एक्स डायरेक्शन वाली जो फेस है, ठीक है, एक्स के परपेंडिकुलर जो फेस है वो ओपन है, बस वहीं से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। वाई और जेड को मैंने क्या कर रखा है, इंसुलेट कर रखा है, वहाँ से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर टू डायमेंशनल इक्वेशन आपको लिखनी है तो एक्स और वाई ले लेंगे, जेड को हम इंसुलेट कर देंगे, यानी जेड से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो जेड वाली फेस को मैंने इंसुलेट कर दिया, तो अब हीट ट्रांसफ़र दो से हो सकता है, एक्स से और वाई से, ठीक है। अगर आप तीनों को इंसुलेट कर देंगे तो कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर एक्स वाई जेड तीनों को हमने इंसुलेट कर रखा है तो फिर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है एक्स डायरेक्शन से ही माने, अगर आप चाहें कि हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र लेना है तो आप एक्स और जेड को इंसुलेट कर दो, तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही हीट ट्रांसफ़र होगा। इंसुलेशन किस लिए किया जाता है, मैंने आपको बताया भी था, इंसुलेशन किया जाता है हीट ट्रांसफ़र को रोकने के लिए, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो, ना तो हीट अंदर आएगी उस डायरेक्शन में और ना ही हीट अंदर जाएगी, ना तो अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने वाई फेस को, वाई के अलोंग जो सरफेसेस है वाई के परपेंडिकुलर, उन सरफेसेस को अगर मैंने इंसुलेट कर रखा है तो वाई डायरेक्शन में ना तो हीट अंदर आएगी और ना ही बाहर जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप अदर डायरेक्शन में भी कंसिडर कर सकते हैं।